बता दूं, दिल्ली के अंदर मैं खड़ा हुआ इस टाइम रोहिणी के अंदर है और हम बात करें समाज सेवा से जुड़ी हुई बातों की, तो समाज सेवा को लेकर तरह तरह की भावनाएं लोगों के अंदर है और अपना अपना नजरिया और अपना अपना तरीका है समाज सेवी का। मैं बात करूं इंसान को लेके, आज इंसान इतना एक्टिव हो चुका है कि अपनी सेवा करने का शायद ही कम लोगों को मौका देते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी की बात करूं, कहीं ना कहीं लोगों की मदद करते रहते हैं और काफी लोग जुड़े हैं क्योंकि इंसानियत लोगों के दिल में जाग चुकी है, पढ़ा लिखा शिक्षित युग आ चुका है। मैं बात करूं यहाँ पे हमारे काफी पुराने दिग्गज नेता और प्रधान जी, समाज सेवी हमारे बीच में बैठे हुए जगबीर प्रधान जी, रोहिणी जाट सभा के प्रधान, रोहिणी जाट सभा के प्रधान जी हैं। और मैं गांव की बात करूं तो गांव से काफी वर्ष पहले चले थे दिल्ली के अंदर, जिन्होंने काफी संघर्ष किया और काफी मेहनत किया तो जाके यहाँ मंजिल बनाई और जो है आज समाज सेवा से, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो इंसान हो, किसी की सेवा करने से पीछे नहीं हटते। तो आइए चंद बातें करते हैं उनसे और बात करते हैं कुछ उनके जीवन के विषय में और आज की संस्कृति और कल्चर के विषय में। बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में और हमारी पब्लिक देख रही है आपको, तो एक बार पूरा परिचय दें और बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको नमस्कार, हमारी राम राम। मेरा नाम जगबीर सिंह खत्री, वैसे प्रधान जी के नाम से जाने जाते हैं और हमारा जो गांव सोनीपत रायपुर, लेकिन यहाँ 44 साल हो गए मुझे दिल्ली में आए जी जी। और 44 साल होने के बाद पढ़ाई यहीं से की, सारा कारोबार यहीं से किया और अब जो है समाज सेवा से जुड़े हुए हैं करीब कम से कम 25 साल से। प्रधान जी, इतने ऊंचे ऊंचे पद मिले, जाट सभा के अंदर आपको समिति के अंदर पद मिला और जो है क्षेत्र में मिला, प्रधान का पद आपको शुरू से गांव से मिलता चला आया और जो है प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी, ये सब कुछ बढ़िया ठीक ठाक है। तो क्या लगा कि मैं पब्लिक से जुड़ के समाज सेवा करूं? बस एक अपनी आत्मा जो है, एक तो गौ माता की सेवा मेरी बचपन से बहुत अटैचमेंट रही गौ माता से। जी। बजरंगबली से बचपन से ही, जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तब से बजरंगबली की हम पूजा करते थे, सालासर वाले बाबा की हर साल जाता हूँ 2-3 बार। और गौ माता का बचपन से हमने अपने माँ बाप को देखा है, गाय की रोटी निकालते थे, गाय को रोटी देते थे, हमारे गांव में बेजार आता था उसको दाल खिलाते थे और गुड़ खिलाते थे। अब वो चीज़ जो हमारे अंदर है ना, वो बचपन से ही ये सेवा भाव है ना बना हुआ है। जी जी। तो आज मैं मानता हूँ कि मैं सन 65 की या 60 की 70 की बात करूँ तो उस दौरान पे जो है घर घर के अंदर जो है पशु हुआ करती थी, गाय हो गई, भैंस हो गई, तो उस टाइम पे शायद लमसम बीमारियां भी नहीं हुआ करती थी और ये पारक भी नहीं हुआ करते थे, रोज डेली दौड़ने भागने वाले। तो क्या कहते हैं कि संस्कृति, हमारी कल्चर क्या कहती है कि गाय पशु पालना बहुत जरूरी? भाई साहब, जिस घर में गाय होती थी पूरा परिवार स्वस्थ रहता था जी। गाय का जो दूध है अमृत का काम करता है जी जी। और आज जो है गाय की जगह लोग कुत्ता पालने लगे जी जी। गाय को रोटी तक नहीं देते और कुत्ते को डबल बेड में अपने बिस्तर में सुलाते हैं जी जी। बीमारी का कारण ये है खान पान। अब आज जो फसलें हैं, सब्जियां हैं, वो जहर उन पर स्प्रे किया जाता है, खाद यूरिया खाद बोया जाता है क्योंकि उसके बगैर फसल नहीं होती। और तब जो अनाज होता था शुद्ध प्राकृतिक जी जी, जो एक वो होता था जी, गाय गोबर वगैरह खाद इनका खाद गाय का भैंस का घर में 15, 20, 25 पशु होते थे, उनका खाद इकट्ठा होता था, खेत में डालते थे, वो अनाज शुद्ध होता था जी जी। दूध दही घी शुद्ध होता था जी जी। आज जो पशु खाएगा दूध वैसा ही देगा। आप भैंस लगा लो, बगैर इंजेक्शन लगाए दूध नहीं देगी। इंजेक्शन का मतलब है कैंसर जी जी। आज जो हमारे देश में कैंसर की बीमारी फैल रही है, शुगर की, अस्थमा की, सबसे ज्यादा आप कैंसर पे लो जी जी। आज जो हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, कम से कम 10 स्टेटों में जी कैंसर की बीमारी जो फैल रही है वो सब खान पान, नकली मसाले, नकली खाना, दूध दही का बिल्कुल सब जहर हो चुका है जी जी जी। और जब तक हम ये अपने बढ़िया खान पान अपने जमीन में नहीं उगाएंगे तब तक ही इस बीमारी में हर 5-4 साल बाद में, क्योंकि कैंसर पे कई डॉक्टर मुझे जुड़े हुए हैं। मेरे बेटे को कैंसर था जी जी। अभी अगस्त में मेरा बेटा गुजरा है, 2.5 साल तक जवान बेटा था मेरा, 32 साल का। अब मैंने सफर किया 2.5-3 साल कैंसर से, मैंने लोगों को लड़ते हुए देखा है
हमें तो कुछ भी नहीं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि परिवार के परिवारों में कैंसर है, तो उनका क्या जीना है। एक घर में कैंसर का पेशेंट हो जाए तो पूरा परिवार उससे डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब जो आजकल जो खान पान और सबसे जरूरी गौ माता की सेवा, जो गौ माता की सेवा नहीं करेगा वो हर हाल में बीमारी, कोई न कोई बीमारी उसके शरीर में होगी। मैंने डॉक्टर से 20 दिन में पूछा था कि गौ माता पे चलते फिरते या फिर किसी गौशाला में जाके गाय के ऊपर 5 मिनट या 10 मिनट हाथ फेरा जाए तो उससे जो है ब्लड प्रेशर भी डाउन होता है। अगर हफ्ते में आप 2 दिन भी 10 से 5 मिनट देसी गौ माता, दोगली गौ माता नहीं, जो देसी गौ माता है, आप 10 मिनट हाथ फेर दो, आपकी बॉडी का में शुद्धता आ जाएगी। अच्छा, एकदम से ना झंझनाहट आएगा आपकी बॉडी। जो ब्लैक सेल है वो खत्म हो जाएंगे, जो रेड सेल है वो बढ़ जाएंगे। क्या बात है। हाथ फेरने से गौ माता के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी उसके अंदर इतनी शुद्धता है। हाथ फेरने से ही आप कभी भी चेक करना, आपकी बॉडी में ना वाइब्रेशन आएगा। वो जो गंदे सेल हैं वो खत्म हो जाएंगे, जो गुड सेल हैं वो बढ़ जाएंगे। तो मैंने सुना प्रधान जी की जो बताते हैं कि भाई अगर शिवरात्रि आ रही है, महाशिवरात्रि आ रही है, और शिवरात्रि पे जो है जहाँ पे भोलेनाथ की और नाग देवता की और जो है गौ माता की, बेल बाबा की, सबकी पूजा होती है। तो क्या देखिए, इंसान माने कहीं पत्थर में भगवान तो भगवान है और नहीं तो पत्थर है, तो क्या गौ माता की भी पूजा इस साल बार की जाती है? क्या उससे कुछ फायदा मिलता है? भाई साहब, पत्थर को पूजने से कुछ नहीं है। माँ बाप की सेवा नहीं करते और मंदिरों में आप इतना खर्चा भंडारे लगाते हो, माँ बाप भूखे बैठे रहते हैं। माँ बाप की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो। ये सब कुछ भगवान, सब कुछ गौ माता में है। गौ माता की आप सेवा करो। किसी भी भगवान के सामने मत्था टेकने की जरूरत नहीं आपको। और जिन माँ बाप की सेवा कर दी, कहीं जाने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च पर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने बड़ों का सम्मान करो, अपने बच्चों से प्यार करो, और जो गरीब आदमी, जो दुखी आदमी है, उनकी आप हेल्प करोगे। दिन में सुबह से शाम तक 1-2 काम अच्छा नेकी करो, कुएं में डाल दो। आप ऐसा करोगे, भगवान आपको लंबी उम्र देगा और आप हमेशा सुखी रहोगे। क्या बात है प्रधान जी। इसी बात पे एक बात याद आती है कि मेरे को कि अगर बात करूँ मैं 80-82 की बात करूँ तो उस टाइम पे जो है वृद्धाश्रम का प्रचलन नहीं था, जहाँ पे आज जो है दिल्ली में देखा जाए तो जगह जगह वृद्धाश्रम बने हुए हैं। और वहाँ पे मैं देखता हूँ कि हमारी नवजुवक पीढ़ी जो है, कुछ की बात कर रहा हूँ, सभी की बात नहीं कर रहा, सभी अच्छे होते हैं, कुछ ज्यादा जी। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अपने माँ बाप को ज्यादा बोर हुए तो उठा के छोड़ाए नहीं। पहले जो दादा दादी की नानी घर पर सुना करते थे बैठकर। भाई साहब, आजकल क्या है, जो ये कंप्यूटर सिस्टम आ गया, जो बच्चे मोबाइल आ गया, मोबाइल में बच्चों को अपने माँ बाप से कोई लेना देना नहीं। जब अपने माँ बाप से लेना देना नहीं तो दादा दादी से क्या लेना देना होगा। अब वो कहते हैं दादा दादी को हमें बदबू आती है, इनको वृद्धाश्रम छोड़ दो। तो जब आज मैं अगर अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ूंगा तो मेरे बच्चे मुझे भी वृद्धाश्रम में एक दिन जरूर छोड़ेंगे। क्योंकि आज संस्कार जो है ना, शहर में आने के बाद हमारा गांव का जो संस्कार है वो खत्म होते जा रहे हैं। लगभग 80% संस्कार, अपने बच्चों को संस्कार दो। हम अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, हमारे बच्चे देखेंगे तो वो हमारी, उनकी भावना बढ़ेगी। अभी मेरा पापा, मेरी मम्मी, अपने आदमी देख कर सीखता है, वैसी तरह संस्कार होने चाहिए। जी। तो आपका क्या कहना प्रधान जी कि वृद्धाश्रम होना जरूरी है या नहीं? वृद्धाश्रम बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी। क्योंकि आप वृद्धाश्रम की जरूरत क्या है? आप अपने माँ बाप, अगर माँ बाप नहीं है, कोई पड़ोस में कोई बुजुर्ग है, कोई परेशान है, आप उसकी हेल्प करो, उनकी सेवा करो। वृद्धाश्रम खाली पड़े रहेंगे। कोई जब अड़ोस पड़ोस में उनको अच्छे इंसान मिल जाएंगे, मान लो जिसके बच्चे फॉरेन में चले गए, आज हमारे यहाँ हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में एक चलन है, 1-1, 2-2 बच्चा है सबके पास। कोई कनाडा चला गया, बात खत्म। उनके लिए माँ बाप मरो, दादा दादी मरो, उन्हें कोई लेना देना, क्योंकि वहाँ कल्चर में हमारा कल्चर हिंदुस्तानी है नहीं वहाँ। और वो बच्चा सोच लो जो विदेश चला गया पढ़ने के लिए, वो हमारा बच्चा नहीं रहा। क्या बात है, क्या बात। हम
बगैर औलाद की समझो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों मैं बता दूं, यहाँ पे प्रधान जी की भावनाओं को छूकर हमने बातचीत की, तो यहाँ पे महसूस होता है कि भैया रे सारा हरिद्वार तीर्थ यात्रा अपने घर में है। पहले माता पिता, फिर गौ माता, अगर जो इनकी पूजा कर ले उसकी तीर्थ यात्रा बराबर हो गई। तो हम यहीं पे बात करेंगे समाज सेवा से जुड़े प्रधान जी हमारे जो है प्रॉपर्टी डीलर भी है, जो प्रॉपर्टी अच्छी डील करते हैं। प्रॉपर्टी डीलर तो सभी हैं, डीलिंग करना एक बहुत बड़ी बात है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि किस तरह की प्रॉपर्टी लोग खरीदे और कैसे विश्वास करें प्रॉपर्टी डीलर पर। आप बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी डीलर यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनके मुकाबले आपने काफी प्रॉपर्टी बेची और काफी प्रॉपर्टी दिखा भी रहे हैं। तो अगर एक आम आदमी प्रॉपर्टी अगर लेना चाहे तो कैसे विश्वास करे प्रॉपर्टी डीलर पर? भाई साहब, सेक्टरों में विश्वास ना विश्वास करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सारे कागज डीडीए से अलॉटमेंट होती है। जी जी फ्री होल्ड, आप उसके कागज चेक करो ओरिजिनल है या नहीं। जी जी बाकायदा जो लिखित कराते हैं, एक 500 रुपये ले लेंगे, आप उन फोटो स्टेट लेंगे, वो चेक कराओ उनसे। तो यानी कि पहले का रास्ता जो है किसी डॉक्यूमेंट राइटर से मिलने का है, हाँ या जी। फिर डीलर से बात करेंगे। हाँ, क्योंकि ये कच्ची कॉलोनी में है, क्या दो 3 बार प्लाट बेच रखे जी, हैं, वो अटोर्नी है। जी 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 उस अटोर्नी 100 रुपये की अटोर्नी है, ना कोर्ट मानेगी ना पुलिस मानेगी ना, अब उन कागजों की कोई वैल्यू नहीं जी। है। यहाँ तो स्टाम्प पेपर खरीदे जाते हैं, बाकायदा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है। आप डीडीएम चेक कराओ और आप प्रॉपर्टी लो। पहली बात, आप डीलर देखो, जी 4 जगह आप घूमो और आपको ये पता चला भाई कौन डीलर अच्छा है, जी जी उस डीलर का कैसा नेचर है, ईमानदार है या नहीं है। ऐसे सच्चे डीलर से चाहे कोई भी हो, मैं नहीं कहता आप मेरे पास जी। किसी भी डीलर के पास जाओ, पहले 4 जगह उसकी तसल्ली करो भाई ये प्रॉपर्टी डीलर, ये बिल्डर ठीक है या नहीं है। जी जी उसके बारे में पहले पूरी पूछताछ करो, जी जी तब प्रॉपर्टी लो। यानी पूरी तसल्ली करें, छानबीन करें कागजों की और एक अच्छे बेहतरीन डीलर से मिले, उसके बाद प्रॉपर्टी में हाथ डालें। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रधान जी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आने वाली शिवरात्रि पर, होली पर सभी देशवासियों को एक बार आप शुभकामना दें। हमारी तरफ से शिवरात्रि पे सब शुभकामना, सभी पूरे देश को। जय श्री राम, जय श्री और जय गोमाता। होली की शुभकामनाएं। होली की शुभकामना और चाहता हूँ, हम होली का प्रोग्राम करते हैं। अच्छा दुल्हनडी का रोहिणी सेक्टर 16 में रहता हूँ, जी। डिस्ट्रिक्ट पार्क में हम 12 साल से। जी जैसे गांव में होली खेली जाती है, जी जी कोरड़ा जी, रंग, अच्छा, गुलाल अच्छा और भंडारा करते हैं। जी जी उसमें 500, 700, 1000 आदमियों की गैदरिंग होती है। अच्छा पहले ओनली जाट सभा की तरफ से हम करते थे, अच्छा। अब हम उसको 36 बिरादरी का प्रोग्राम यानी करते हैं। सभी बिरादरी का कर दिया। कोई भी आओ, होली खेल लो, पकोड़े खाओ, लंगर खाओ और वहाँ एंजॉय करो। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात। दर्शकों जैपनीज पार्क के अंदर सेक्टर 16 के पास में डिस्ट्रिक्ट पार्क के अंदर जो है सेक्टर 16 होली मिलन समारोह रखा जाएगा। जहां मैं बता दूं कि दिल्ली की होलियां तो आपने काफी देखी होंगी, अब मैं दिखाऊंगा आपको 16 तारीख को, उसी दिन उसी समय कोरोना मार, हाँ कुलना मार ऐसा नाम है, और गांव की होली है। तो देखते हैं गांव की होली। हमारी मुस्कान इंडिया पे बने रहिए। जब तक संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज।